हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या नाम है? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हमने इसके पहले हमने पॉवर्टी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ वीडियोस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि पॉवर्टी क्या होता है। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था, इसके मीनिंग के बारे में, इसके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा था नेचर ऑफ पॉवर्टी। इसमें हमने देखा था इसके दो तरह के नेचर होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था कि क्या इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के, हमें कैसे पता चलता है कि पॉवर्टी है, कुछ उसकी पहचान होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस। कॉजेस का मतलब क्या होगा कि क्या ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है या पॉवर्टी होती है। किसी भी कंट्री में अगर पॉवर्टी है, पुअर है, लोग हैं, तो क्यों है, वो वजहें क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन वजहों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है हिस्टोरिकल रीजन, राइट। कि हमारा पास्ट कुछ इस तरह से था जिसकी वजह से आज हमें ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या था हमारा पास्ट, वो हम समझते हैं। सबसे पहले अप टू 17th सेंचुरी, यानी हम बात करते हैं हमारे पास्ट की, तो 17th सेंचुरी तक इंडिया वाज मोर अर्बनाइज्ड एंड मोर कॉमर्शियलाइज्ड नेशन देन अदर। देखिए, हम बात करते हैं तो हमने सुना होगा कि इससे पहले हमारे हमारे कंट्री को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं वी वेयर मोर अर्बनाइज्ड एंड कॉमर्शियलाइज्ड कंपेयर टू अदर नेशंस। बट हुआ क्या? बट सिचुएशन क्या हुई, क्यों अब हमारी हालत ऐसी है? बट आफ्टर एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच, डच, ये कुछ लोग आए थे जो ब्रिटिशर्स आए थे, ड्यू टू देयर कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन इंडियाज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटोरिएटेड। लेकिन उन्होंने जो अपना नया नियम लागू किया था कॉलोनियल, यानी वो अपना ही डेवलपमेंट करना चाहते थे, एंड ड्यू टू दैट इंडियाज एग्रीकल्चर, हुआ क्या सिचुएशन, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियल सिचुएशन था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिटोरिएटेड होने लगा, यानी क्या हुआ, डिक्रीज होते गया। और इंडिया जो है बेसिकली क्या था, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो किस पर बेस्ड था? बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन मॉनसून, यानी ये सिर्फ बारिश पर ही निर्भर होता, नहीं बारिश होती तो ही इनके यहाँ पे फसल होती थी, राइट। बट सिचुएशन क्या है वो समझिए। एंड रिपीटेड ड्रॉट, जमींदारी सिस्टम, टेनेसी सिस्टम। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, आफ्टर ब्रिटिशर्स, हुआ क्या सिचुएशन कि रिपीटेड ड्रॉट, यानी हमारे यहाँ पे बारिश की जो है ना वो कोई फिक्स नहीं होता कि एवरी ईयर होगा कि नहीं होगा और कितने लेवल में होगा। दैट्स वाई वहां पे क्या होता है, ड्रॉट जो था वो कंटिन्यूसली हो रहा था। हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम अप्लाई कर दिया ब्रिटिशर्स ने, टेनेसी सिस्टम अप्लाई कर दिया, एंड ड्यू टू दैट रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये मिला, फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन डिटोरिएटेड। अब इससे सिचुएशंस क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो क्या हो गया, डिटोरिएटेड होने लगा, डिक्रीज होने लगा। एंड प्रेशर ऑफ डेट्स, अब हुआ क्या, उनके ऊपर है ना जो डेट्स वो इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको फार्मिंग करना था। फार्मिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो पैसे किससे लेते थे, वो जो गांव के जमींदार टाइप के लोग होते उन लोगों से पैसे लेते थे, जमींदार से। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो जमींदार था वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता था। अब सिचुएशन क्या था, जो मेन अमाउंट है लोन प्लस इंटरेस्ट वो इंक्रीज होने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ऑफ डेट्स इंक्रीज हुआ। एंड ड्यू टू दिस दे स्टार्टेड लूजिंग देयर लैंड। और लास्ट में हुआ क्या कि जब वो लोग अमाउंट पे नहीं कर पाते थे, तो ये जो जमींदार होते थे उनकी जो लैंड था वो ऑक्यूपाई कर लेते थे, हड़प लेते थे, राइट। ओके, ब्रिटिशर डिडेंट शो एनी इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टिंग मनी इन द इरिगेशन प्रोजेक्ट। इवन जब वो लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो यहाँ पे बिजनेस करने के ही इरादे से आए थे, बट हुआ क्या कि वो लोगों ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किस चीज में, एग्रीकल्चर फील्ड में, यार इरिगेशन प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इन बिजनेस ब्रिटिशर्स फॉलोज दैट काइंड ऑफ ट्रेड। और हुआ क्या, देखो ये तो था एग्रीकल्चर के बारे में, पर अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स फॉलोज दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज विच बेनिफिटेड देम। उन लोगों ने क्या किया, वही ट्रेड रूल अप्लाई किया, वही टैक्स रूल अप्लाई किया, वही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अप्लाई की जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, राइट। इंडिया एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड इन यूरोप, प्लस उन लोगों ने क्या किया, इंडिया वालों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे, प्रोहिबिट करने लगे कि तुम यहां से एक्सपोर्ट नहीं करोगे। एंड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड गिवन अ कंसेशन एंड फ्रीडम टू सेल इन इंडिया। सिचुएशन क्या था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, राइट, हमारे प्रोडक्ट यानी इंडिया के जो प्रोडक्ट थे वो बाहर नहीं कहीं जा रहे थे, राइट, इस तरह से बाहर कहीं भी नहीं जा रहे थे, बट बाहर के जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया आ रहे थे। और वो भी कैसे आ रहे थे, कंसेशन रेट पे आ रहा था। कैसे आ रहा था, कंसेशन रेट यानी कम प्राइस में वहां से आ रहे थे। अब सिचुएशन क्या हुआ, एंड
गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड गिवन अ कंसेशन एंड फ्रीडम टू सेल इन इंडिया, उन लोगों को कंसेशंस मिल रहे थे और दे हैव गिवन फ्रीडम टू सेल इन इंडिया एंड टू सप्लाई दिस गुड्स ऑल ओवर इंडिया। दे एस्टेब्लिश रेलवे, और उन लोगों ने इसी वजह से रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट किया था कि जिससे वो अपने गुड्स जो है वो एक कंट्री के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा सके, राइट। इन सिचुएशन क्या था, ब्रिटिशर्स गेन्ड सरप्लस एंड दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल देयर प्रोडक्ट इन इंडिया। और यहाँ से इंडिया से जो अर्निंग किया था वो मनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, उन लोगों ने क्या किया, उन पैसों को वो ब्रिटिश में वापस लेकर गए, जो भी सरप्लस हुआ था, जो भी अर्निंग होता वो ब्रिटिश में वापस लेकर जाते एंड दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलप किया एंड अगेन वहां से जो भी प्रोडक्ट आता वो क्या करते, इंडिया में सेल करते थे। दस इंडिया स्टार्टेड लूजिंग कम्पिटेटिव एंड प्रोडक्शन पावर, जो इंडिया का कम्पिटिटिवनेस था, जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लूज होने लगा, यानी इंडिया उस चीज को खोने लगी। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इंक्रीज्ड, और सिचुएशन क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे, बिकॉज उनका बिजनेस चल ही नहीं रहा था, तो वो बेचारे क्या करते, राइट। और इसकी वजह से जो कंटिन्यूसली पॉवर्टी था वो और इंक्रीज होने लगा। तो ये है हमारा पास्ट, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। पास्ट में कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट आज भी मिलना हम लोग को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत पॉपुलेटेड है, तो एक साथ सब कुछ उसको इम्प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। जो हम लोगों ने पास्ट में किया था, जो भी पास्ट में हुआ था हमारे साथ, उसका रिजल्ट धीरे धीरे हमारे ऊपर पड़ा है और उसको हम धीरे धीरे ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, हमारा हिस्टोरिकल जो हमारा हिस्ट्री था वो रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, तो फर्स्ट रीजन था हिस्टोरिकल। बात करते हैं सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन है हमारा कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब रूरल एरियाज में पॉवर्टी क्यों है, तो रूरल एरियाज में पॉवर्टी क्यों है उसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज। रूरल एरियाज में पॉवर्टी क्यों है, उसका सबसे पहला रीजन है नेचुरल कॉजेज, राइट। अब नेचुरल कॉजेज में क्या है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया जो है बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब सिचुएशन क्या है, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज एंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री, बिकॉज मी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस आर स्टिल लिविंग इन अ विलेज एरिया, राइट, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। That's why India is known as an agricultural country. Agriculture is based on natural factors like rain and weather conditions. और जो एग्रीकल्चर है बेसिकली तुम कितना भी चीजें प्रोवाइड कर लो, लेकिन ये दो चीजों का सही होना बहुत जरूरी है। एक है वेदर कंडीशन और एक है रेन। रिपीटेड ड्रॉट, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड्स, प्रोडक्शन लो एंड लेस इनकम। ये जो सिचुएशन रिपीटेड ड्रॉट हो रहा था, अनसर्टेनिटी थी मानसून के सीजन में, फ्लड्स कंटिन्यूसली आ रहे थे, राइट, एंड ड्यू टू दैट प्रोडक्शन वाज लो एंड पीपल वर हैविंग लो इनकम एंड ड्यू टू दैट द पॉवर्टी इंक्रीज्ड। ये था हमारा फर्स्ट रीजन, नेचुरल कॉज। बात करते हैं सेकंड रीजन की, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। व्हाट इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू प्लानिंग पॉलिसीज। नाउ अंडरस्टैंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू प्लानिंग पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ। सिचुएशन क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ हुआ, बट एंड डेथ रेट डिक्लाइन बट बर्थ रेट डिडेंट। और सिचुएशन भी क्या थी भाई, इसकी वजह से जो हेल्थ रेट इंप्रूवमेंट हुआ, इसकी वजह से जो डेथ रेट था वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, राइट। बट द कंडीशन वाज कि जो हमारा बर्थ रेट था वो डिक्लाइन नहीं हुआ, ये तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि हेल्थ सिचुएशन जो था वो अच्छा हो गया था, एंड ड्यू टू दैट द पॉपुलेशन वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू दैट द लेबर सप्लाई वाज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट। हमने बहुत अच्छा किया, हेल्थ जो सर्विसेज था इंप्रूव किया, बट हुआ क्या कि देखो डेथ तो डिक्लाइन हो गया, बट पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि डेथ भी कम हो रही है और बर्थ भी ज्यादा हो रहा है, और दोनों ही तरफ से हमारा लेबर सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। बट लो पेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिस तरह से कंट्री में लेबर सप्लाई हो रहा था उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, एंड जिसकी वजह से सो वेजेस वॉज लो, वेजेस जो था वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, लो था, मींस पर कैपिटा इनकम वाज नॉट इंक्रीजिंग। इट मींस कि लो था मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या था, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा था, यू समझो इंक्रीज नहीं हो रहा था। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज प्लस पॉवर्टी इंक्रीज, राइट। अब सिचुएशन क्या हुआ कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ और पॉवर्टी भी इंक्रीज हुआ, तो ये आपका था सेकंड रीजन। अब बात करते हैं थर्ड की और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो थर्ड रीजन है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो हमारा फर्स्ट रीजन क्या था, हमारा फर्स्ट रीजन था हमारा हिस्टोरिकल रीजन, हमारा पास्ट। सेकंड रीजन था हमारा रूरल एरियाज, राइट है, वाई रूरल पॉवर्टीज है। उसके बाद जो हमारा थर्ड रीजन है वो है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर, वन ऑफ हाई रीजन ऑफ
पॉवर्टी इज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देखिए सबसे बड़ा रीजन अगर कहीं है तो वो है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। रीजन व्हाई, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। पुअर इरिगेशन, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एजुकेशन, training, low investment, heavy load of population, and due to that income remains low and poverty increases। क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन राइट नाउ आल्सो दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और अगर एग्रीकल्चर में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली देयर इनकम विल बी लो एंड द पॉवर्टी विल बी इंक्रीज्ड, राइट। Unequal distribution of land and property. Now understand, unequal distribution of land property. Land, important part of cultivation. We all know land is a very important part of a cultivation, right? Without land you cannot do cultivate. From British period, फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड सिस्टम लाइक जमींदारी ऑनरशिप वाज विद जमींदार। अब देखो हुआ क्या था कि ब्रिटिश के टाइम से यानी ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। कौन सा सिस्टम? जमींदारी का सिस्टम स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या था? ऑनरशिप वॉज विथ जमींदार, यानी जो हमारे देश के जमींदार होते थे उनके पास ऑनरशिप होती, नॉट डायरेक्टली एसोसिएशन विथ लैंड, सो नो इंटरेस्ट इन कल्टीवेशन। और ये जो जमींदार थे ना, दे वेयर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड, ये तो खेती करते ही नहीं थे, राइट। सो नो इंटरेस्ट इन कल्टीवेशन, तो इनको कल्टीवेशन में किस लिए इंटरेस्ट होता? टेनेंट्स वर्किंग ऑन देयर लैंड, और जो टेनेंट्स थे वो लोग काम कर रहे थे, यानी जो भाड़े से काम करते थे, जो पैसे लेके काम करते थे, राइट, दे वेयर डूइंग वर्क ऑन देयर लैंड एंड वेयर नॉट द रियल ऑनर्स, और वो रियल ऑनर्स तो थे नहीं। So they also had no interest, and that's why उन लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, because they were tenants. Because of all these reasons, low agriculture production and productivity, और ड्यू टू दिस ओनली जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी था, वो क्या भी था? लो हो गया था, एंड पॉवर्टी इंक्रीज डे बाय डे। और रिजल्ट क्या हुआ कि डे बाय डे पॉवर्टी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि ये जो टेनेंट्स थे ना, प्रॉब्लम तो इन्हीं को फेस करना पड़ा, क्योंकि जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, और इनको पैसे तो देने ही पड़ रहे थे। दैट्स वाई कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। देखो सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है तो ये है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, दैट्स व्हाई मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले। समझते हैं रीजन क्या है? आफ्टर सेकेंड 5 ईयर प्लान, स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड। वी ऑल नो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जब बना था तो उसमें एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ था, वो क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूल अप्लाई किया था, एडॉप्टेड। हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज गिवन इंपॉर्टेंस। अब इसमें किया क्या था इन लोगों ने? दे हैव गिवन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज हाई इंपॉर्टेंस, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज नेग्लेक्टेड। सिचुएशन क्या था कि जो स्मॉल एंड कॉटेज यानी जो लोग घरों में काम करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, इन लोगों को इग्नोर किया था। मेजर फोकस किस पे था? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, बिकॉज दे थॉट कि इन सब चीजों से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा एंड वी विल एबल टू कम्पीट द वर्ल्ड। ये इनकी थिंकिंग थी। इन स्पाइट ऑफ इट हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन इन इनकम। सी सिचुएशन क्या है कि भाई उन लोगों ने फोकस नहीं किया, स्टिल इट हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन एंड इनकम। रीजन क्या है कि कितने भी लोग, अगर कोई बड़ा बिजनेस है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पे मशीन्स का यूज होता है, कैपिटल का यूज होता है, वहां पे कम लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैंड वर्क करते हैं, दैट्स वाई मैक्सिमम पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, राइट। और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन और इनकम था वो क्या था? अच्छा था इन लोगों का। एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज, एनिमल डेयरी एंड फिशरीज ग्रोइंग स्लोली। अब सिचुएशन क्या था कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अलाइड इंडस्ट्रीज है लाइक एनिमल डेयरी, फिशरीज, दे वे आर ग्रोइंग वेरी स्लो। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, पॉवर्टी रिमेन्ड हाई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और पॉवर्टी भी क्या था? हाई था। ये था आपका सेकंड रीजन। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है रैपिड इंक्रीज इन प्राइस। अब रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, सॉरी फोर्थ है रैपिड इंक्रीज इन प्राइस में क्या है? प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट पॉवर्टी। अब देखो महंगाई, प्राइस राइज का मतलब ऐसे समझो कि जो महंगाई होती है ये कैसे इंपैक्ट करता है? बिकॉज ऑफ वॉर, ड्रॉट, लो नेशनल प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे क्या है कि ये ऐसी सिचुएशंस होती रहती हैं अगर, तो कंट्री में नेशनल जो प्रोडक्शन होता है वो लो होता है, बट डिमांड क्या है? हाई है, क्योंकि लोग तो है ही ना उतने, प्राइस फिर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, रैपिडली इंक्रीज होते लगता है। एंड ड्यू टू दैट दिस रिड्यूसेस परचेसिंग पावर ऑफ लो इनकम ग्रुप। अब इसकी वजह से सिचुएशन क्या होता है? जो हमारे कंट्री के लो इनकम वाली ग्रुप होती है, दे आर नॉट एबल टू परचेज द प्रोडक्ट। जैसे अभी की मैं बात करता हूँ, अभी जो सिचुएशन आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे जो खाने वाले तेल होते हैं, ऑयल्स होते हैं, राइट, जैसे वनस्पति तेल है, ये सारी
तेल है जिनका हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं, ये नॉर्मल चीजें जो है, पेट्रोल हो गया, ये नॉर्मल डेली रूटीन से रिलेटेड है। इनकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो पुअर हैं ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर ले भी रहे हैं तो लो क्वांटिटी में, राइट। एंड ड्यू टू दैट द पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। अभी सवाल ये आएगा, सर इसकी वजह से क्यों पॉवर्टी इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये डेली रूटीन की चीजें हैं, दे कैन नॉट अवॉइड इट। और अगर इनकी प्राइस ज्यादा होती तो ज्यादा वहां पे पैसे देने पड़ेंगे, तो अदर रिक्वायरमेंट्स दे आर नॉट एबल टू फुलफिल, राइट। अदर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, देन डेफिनेटली दे विल फेस प्रॉब्लम। एंड इंक्रीज प्राइस बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन। और फायदा किसका होता है? जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, राइट। बिग फार्मर्स, दे आर यूजिंग वर्ड बिग फार्मर्स, नॉट स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास कई एकड़ों में जमीन होती है, इनको बेनिफिट्स होता है। दस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इंक्रीजेस, एंड रीजन वही है, फिर पॉवर्टी भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो भी हाई है। अब रीजन देखते हैं भाई इसका पॉवर्टी पे क्या इफेक्ट होता है। मेजर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट नाउ डिपेंडिंग ऑन ओनली एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून पे। सी, पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून में। एंड ड्यू टू दिस ओनली वन क्रॉप इन ईयर। अब सिचुएशन क्या है, और इसकी वजह से हम लोग साल में सिर्फ कितना फसल उगा सकते हैं? सिर्फ एक, ओनली वन क्रॉप। नाउ अदर टाइम, बाकी टाइम ये लोग क्या करते हैं? टाइम पास, राइट। सिचुएशन क्या हो रहा है भाई, साल के 4 महीने काम करते तो 8 महीने क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या है? अनएम्प्लॉयड है। और पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बर्डन ऑन एग्रीकल्चर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। और इसी वजह से क्या है, हमारी कंट्री में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी हमें पता नहीं चलता, स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उनकी होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नोन एज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर रीजन। अदर रीजन में हमारा है सोशल रीजन। ये कौन सा था? हमारा इकोनॉमिक फैक्टर था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल रीजन। अब सोशल रीजन की बात करते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का पॉवर्टी से क्या लेना देना है? वन ऑफ मेजर रीजन, सबसे बड़ा रीजन, वन ऑफ मेजर रीजन, मतलब जो हमारे बड़े रीजन है उसमें से एक रीजन ये भी है, स्कैर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली रूरल एरियाज में prevent them from use of new technologies in agriculture, new agriculture system, research and benefits of market। अब होता क्या, जब उनके पास नॉलेज नहीं होता है तो वो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनको डर लगता है कि अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, भैया लगते हैं मेरे, वो काफी एजुकेटेड है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो वो पहले बिजनेस करते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, दुकान चलाते थे, एंड उसके बाद एक कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में उन्होंने जॉब भी किया। बट उनको आदत है किसी से ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, मतलब वो किसी की बात ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, फेल हो गई। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फार्मिंग। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फार्मिंग। अब देखो सिचुएशन क्या है, उन्हें बहुत सारी नॉलेज पहले से ही थी, बहुत सारी नॉलेज पहले से थी का मतलब क्या है कि वो ये जानते थे कि गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यू न्यू सीड्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, न्यू वेज प्रोवाइड करते हैं, वो तुम्हारे लैंड का टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें, और ये उनको पता था, उन्होंने उसका प्रॉपर यूज किया। नाउ ही इज अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। और पूरे जिस गांव में रहते हैं, उस पूरे गांव में लोग इनकी बातें सुनते हैं कि अगर इन्होंने बोल दिया कि भाई ये फसल करो, इस साल बेनिफिट होगा, लोग वही करते हैं। वाई वाई ही वॉज एबल टू डू दिस? बिकॉज ऑफ जस्ट एजुकेशन, ही वॉज एजुकेटेड। उन्होंने अपनी उस एजुकेशन का यूज किया, गए इन्फॉर्मेशन गेन किया उन्होंने, और बाद में आकर उसको अप्लाई कर दिया। लोग तो सिर्फ पढ़ते थे, उन्होंने अप्लाई कर दिया। वो है ना 3 इडियट में डायलॉग कि हम तो पढ़ते थे, इसने तो अप्लाई कर दिया। सेम सिचुएशन अप्लाई हुआ था, और उन्होंने अच्छा डेवलप किया था। ये जो वाटरमेलन होता है, उस टाइम पे उन्होंने वाटरमेलन का प्रोडक्शन किया था, वो उन्होंने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया था। मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बताते थे कि अगर मैं 2 रुपीज पर केजी भी बेचूं ना तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा। इतना प्रोडक्शन किया था, जस्ट इमेजिन, 2 रुपीज पर केजी, इतना प्रोडक्शन कर दिया था, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन है तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारे जो फार्मर्स हैं उनका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, एंड ड्यू टू उसका रिजल्ट क्या होता है, पर हेक्टर एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो एंड इनकम टू। अब सिचुएशन क्या है कि ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम है, दैट्स वाई पर हेक्टर पर लेबर प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, और इसकी वजह से इनकम भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, राइट। सो आई होप कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। ओके मेरे पास उनका कटिंग भी था, एक उनका न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आया था, बट राइट नाउ मैंने वो ऐड नहीं किया है। बट इफ पॉसिबल होगा तो मैं किसी नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मैं वो ऐड कर दूंगा। ओके मैं आपको वो दिखाऊंगा जरूर।
तो इस तरह से वो गेन किया उन्होंने अपने एजुकेशन की वजह से, तो ये उससे पॉवर्टी डिक्रीज होती है। एंड अब सिचुएशन क्या है कि जो अनएजुकेटेड है, लेस अपॉर्चुनिटी इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, इन लोगों के पास अदर फील्ड में भी ऑप्शंस नहीं रहता है, एंड वेज रिमेन लो एंड रिजल्ट इन पॉवर्टी, और इनका जो वेज होता है वो भी क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी की में बात करते हैं, लेस केयर अबाउट फीमेल्स। हमारे देश में कैसा है, फीमेल्स का प्रॉपर केयर नहीं होता है, सो दे फेस, क्या फेस करते हैं, माल नरिशमेंट, लो वेट, वीकनेस एंड कॉजेस मटेरियल मोर्टेलिटी और हेल्थ प्रॉब्लम अमंग न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसकी वजह से जो मटेरियल डेथ है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से अगर मान लो ऐसा नहीं भी हुआ तो जो उनका न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो प्रॉब्लम फेस करता है। इन शॉर्ट प्रॉब्लम फेस करता ही करता है, राइट। वुमेन मीन्स कंपल्सरी टू वर्क एट होम। सोसाइटी का जो रूल है, अगर एक औरत है तो उसको कंपलसरी घर पे ही काम करना पड़ेगा, सी कैन नॉट वर्क आउटसाइड, रिजल्ट इन लो एजुकेशन एंड लेस अपॉर्चुनिटीज। और यही डायलॉग मार के भाई तुझे तो बाद में फ्यूचर में घर का खाना ही बनाना है, सो व्हाई टू गिव हाई एजुकेशन, ये सिचुएशन है। अब इसकी वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती, बिकॉज अगर उसने एजुकेशन नहीं गेन किया है तो वो काम क्या करेगी, उसको नॉलेज भी तो नहीं है ना। पेड लेस देन मेल्स, अगर मान लो पहुंच भी गई, अच्छी जॉब भी लग गई, तो वहां पे क्या होगा, कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स को कम पैसे मिलते हैं, राइट। नाउ इट मे बी पॉसिबल सम कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ग्रेटर अमाउंट, बट मोस्ट ऑफ द कंपेरिजन हो रही पूरे कंट्री की, पूरे कंट्री में तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट इट, राइट। लेस देन हाफ पॉपुलेशन आर वुमेन, और हमारे हमारे कंट्री के लेस देन हाफ पॉपुलेशन जो है वह क्या, वुमेन है, एंड उनकी जो उनका सिचुएशन वो क्या, लो हेल्थ है, लेस अपॉर्चुनिटीज है, एंड ड्यू टू दिस की फैमिली इनकम लो एंड इंक्रीजेस पॉवर्टी। और अगर उनके पास जॉब नहीं है, वो इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, तो जो उनकी फैमिली की इनकम है वो क्या होती है, कम होती है, एंड ड्यू टू दैट द पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस point, that is gender inequality, right. Now the last reason, other reasons, टोटल 4 रीजन हम लोगों ने पढ़ा, अब लास्ट रीजन है जिसका नाम है अदर रीजंस। इफ यू टॉक अबाउट द अदर रीजंस, अदर रीजन में सबसे पहला पॉइंट है वॉर। पहला पॉइंट क्या है, वॉर। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर 2 वॉर्स। अब देखो वॉर्स जब होते हैं तो सिचुएशन क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड लिमिटेड रिसोर्सेस आर स्पेंट ऑन प्रोडक्शन। तो जो मैक्सिमम रिसोर्सेज होता है वो कहाँ यूज होता है, वॉर में। इट मीन्स कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है वो कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन में, right. And import of arms and ammunition increases and process of economic development slows down। अब होता क्या है कि वॉर सिचुएशन है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन परचेस करने से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इंप्रूव नहीं होगा। बट टू अवॉइड स्कैर्सिटी गुड्स, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, फ्यूल एक्सेट्रा आर स्टोर्ड एंड राइज द प्राइसेस। लेकिन होता क्या, जब कंट्री में वॉर सिचुएशन होता है तो लोग डर की वजह से, या यूं कहो कि उनको पता है फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, स्कैर्सिटी मतलब गुड्स को अपने पास रख लेते हैं, गुड्स की कमी हो जाती है, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, फ्यूल एक्सेट्रा, इन सब क्या कर लेते हैं लोग, स्टोर कर देते हैं, एंड ड्यू टू दिस राइजेस द प्राइस। और इनकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड इट अफेक्ट्स पुअर एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस, सिंपल। और ये चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे करती हैं, पुअर पे, और पुअर का बाद में सिचुएशन क्या होता है भाई, उसकी पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन था वॉर, अदर रीजन में। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट जो रीजन है डिफेंस में, और डिफेंस में क्या है, टू मेक सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गर। अब हमारे कंट्री का जो सिक्योरिटी है वो भी अच्छा करना जरूरी है, अब उसको स्ट्रॉन्गर करना है तो क्या करना होगा, वी हैव टू डू एक्सपेंसेस ऑन मॉडर्न मिसाइल्स। हम लोगों को मॉडर्न मिसाइल्स परचेस करना होगा, फाइटर प्लेन्स परचेस करना होगा, टैंक्स परचेस करना होगा, सबमरीन परचेस करना होगा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 सालों में राफेल परचेस किया गया था, और भी अलग अलग टाइप की मिसाइल्स, टैंक्स परचेस किया गया, क्योंकि हमारे पिछले 2-3 सालों में कई सारे हमले हुए हैं। लेकिन वो भी जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, तो अगर वहां पे पैसे इन्वेस्ट होंगे तो डेवलपमेंट में नहीं होगा। वाई, ऑल दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन डेवलपमेंटल। मैंने अभी कहा ना कि ये सारे कैसे हैं, नॉन डेवलपमेंट है, क्योंकि मिसाइल्स परचेस करने की वजह से, फाइटर परचेस करने की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, बट सिक्योरिटी भी जरूरी है, आई एग्री, राइट। लेकिन हमारे कंट्री का जो सिचुएशन है वो क्या है, इन सब चीजों की वजह से, यानी इंक्रीज इन दिस रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इट स्लोज डाउन एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस। अब होता क्या है कि कंटिन्यूसली एक्सपेंस करने की वजह से, किस पे, डिफेंस पे एक्सपेंस करने की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, हमारे कंट्री का स्लो हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट पॉवर्टी इंक्रीजेस। ओके,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज डिफेक्टिव पॉलिसीज। अब हमें पता है हमारे कंट्री में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, वो पॉलिसीज बनाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं होती, या यूं कहो कि डिफेक्टिव होते, वो प्रॉपर सभी लोगों के ऊपर इक्वल अप्लाई नहीं होता है। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज गिवन प्रायोरिटी। अब देखो जैसे एक पॉलिसी का एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई जिसमें बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दिया। अब होगा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा, लेकिन पॉवर्टी तो डिक्रीज होगा ना। रीजन क्या है, ऐसा हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा, अगर हम बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे प्रायोरिटी देंगे तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एंड पॉवर्टी डिक्रीज होगा, ऐसा लगता है। बट सिचुएशन क्या है, बट नेग्लेक्टेड द वास्ट पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बट हमारे कंट्री का 52% से ज्यादा पॉपुलेशन स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्मॉल कॉटेज गिव्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो एग्रीकल्चर है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये हमारे कंट्री के मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम लोगों को इनकम प्रोवाइड करता है। जो हमारा हैवी और बिग इंडस्ट्रीज है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, ये मैक्सिमम लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आई मीन इनकम दे रही है, राइट। अब होगा क्या, डेवलप स्लोली सो वॉज द इनकम। लेकिन सिचुएशन क्या है कि ये जो चीजें हैं हमारी एग्रीकल्चर एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनका जो डेवलपमेंट था वो क्या था, स्लो था, और इसकी वजह से हमारा इनकम भी क्या था, वो स्लो इंक्रीज हो रहा था। वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट लैक्ड कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एंड ड्यू टू चेंज इन द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी जो प्रोग्राम अप्लाई होता है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, प्लान को चेंज कर देता है, और जो गवर्नमेंट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है, गवर्नमेंट आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हम न्यूज पे देखते ही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं ये लोग, एंड ड्यू टू दैट प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ता है, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन को, हमारे कंट्री के पीपल्स को, राइट। तो ये भी एक रीजन है। और इन सब का रिजल्ट क्या मिलता है हमें, रिजल्ट मिलता है टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन इन कुड नॉट अचीव। जो ये डायलॉग मारते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, सब जगह को, सब लोगों को अच्छे से खाना मिलेगा, ठीक है, जो फ्री में बिजली पानी ये सब मिलेगा, ये अचीव नहीं हो पाता है। क्यों, वो रीजन हमने देखा, राइट। तो ये हमारे टोटल रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी कंट्री में, ये तो मैंने हमारे कंट्री का एग्जांपल दिया, बट अगर ये रीजंस है तो किसी भी कंट्री में पॉवर्टी इंक्रीज होगा ही होगा। ये अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से किसी भी कंट्री में पॉवर्टी होता है। अब इनका एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, वो चार्ट हम लोग देख लेते हैं, तो हमारे लिए ये जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हो। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो वन बाय वन एक बार फटाफट देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में मैंने कहा था 5 पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, हिस्टोरिकल रीजन। दूसरा है कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। पहले मेन हेडिंग्स पढ़ते हैं, क्या है, हिस्टोरिकल रीजन, सेकंड है कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर्स, फोर्थ है सोशल रीजन, एंड फिफ्थ है अदर रीजन, राइट। अब बात करते हैं वन बाय वन। हिस्टोरिकल रीजन में कोई पॉइंट नहीं है, डायरेक्टली उसी का लिखना है, ब्रिटिशर्स का लिखना है, राइट। ये जो फ्रेंच आए थे, डच आए थे, उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, वो हमें लिखना है। बात करते हैं कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी में, इसमें दो है, एक नेचुरल कॉजेज है एंड एक है डेमोग्राफिकल, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर में, तो इकोनॉमिक फैक्टर में 5 है। देखो यहाँ पे मैंने एरो बना के 5 पॉइंट लिखा। पहला क्या है, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। पहला क्या है, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। सेकंड क्या है, मिनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मिनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। थर्ड क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है, रैपिड इंक्रीजेस इन प्राइसेस। फिफ्थ क्या है, हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। फिफ्थ हो गया हमारा, ये था इकोनॉमिक रीजन से, राइट। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ पॉइंट्स तुम्हें याद दिला रहा हूं। फिर बात करते हैं सोशल रीजन की। तो सोशल रीजन में दो है, एक लो लेवल ऑफ एजुकेशन और जेंडर इनइक्वालिटी। याद रखना, सोशल रीजन में एजुकेशन और जेंडर है। बात करते हैं अदर रीजन की, तो अदर रीजन में 3 है, एक वॉर है, एक डिफेंस एक्सपेंस है, और एक डिफेक्टिव पॉलिसी है। वॉर, डिफेंस एक्सपेंस एंड डिफेक्टिव पॉलिसी। तो ये है तुम्हारा पूरा रीजन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री में पॉवर्टी इंक्रीज होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे, राइट, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, बेनिफिट लग रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपका एक बड़ा सपोर्ट होगा, एंड आई होप कि यू विल डू, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करा। फ्री में मतलब क्या है कि ठीक है, फ्री में ही है ये, लेकिन सामने वाला पर्सन काफी मेहनत कर रहा है, ये सब लिखना, नोट्स बनाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, और जब आपको अकेले करना हो। सो आई होप कि आप ये सपोर्ट करोगे, यू विल सब्सक्राइब द चैनल, यू विल शेयर दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।